Today I'm going to discuss gynecological infections. It is divided into two types: non-STIs, non-sexually transmitted infections, and sexually transmitted infections. Today we will be discussing non-sexually transmitted infections, non-STIs, जिसमें bacterial vaginosis आ रहा है और candidiasis आ रहा है. When it comes to gynecological infections, lower abdominal pain, then it leads to fever जो कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है. फिर उसके बाद offensive vaginal discharge, dysuria, डिस्पेरूनिया, ये तमाम सिम्टम्स एसोसिएट करते हैं इन्फेक्शंस के साथ. हमारी सोसाइटी में सबसे कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वेजाइनल डिस्चार्ज. सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैथोलॉजिकल and physiological discharge. Which type of vaginal discharge you need to treat? Vaginal discharge may or may not be pathological. So, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि what are the features to make it pathological discharge and what are the features to associate this vaginal discharge being physiological. First of all, physiological discharge will not cause any kind of discomfort to the patient. यानी ये कोई ऐसा दर्द नहीं कर रहा होगा, ये कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं कर रहा होगा. एंड इट्स कलर विल बी ट्रांसल्यूसेंट टू वाइटिश. ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिनके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है. एक होता है ट्रांसपेरेंट, देन वन थिंग इज ट्रांसल्यूसेंट एंड अनदर टर्मिनोलॉजी इज ओपेक. ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार क्लियरली दिखाई देता है, जैसे वाटर ग्लास. ट्रांसल्यूसेंट वो होता है जिसके आर पार क्लियरली तो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस हो रहा होता है, पता चल रहा होता है आपको, जैसे बटर पेपर, जैसे टिंटेड ग्लासेस. गाड़ी के जो टिंटेड ग्लासेस होते हैं आपको आर पार तो दिखाई दे रहा होता है लेकिन थोड़ा कम हेजी होता है. इसी तरह बटर पेपर के आर पार दिखाई दे सकता है. और ओपेक वो चीज होती है जिसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता. जैसे अगर दरवाजे के पीछे देखना हो तो आपको दरवाजे के आर पार तो नहीं दिखाई देगा ना, कबर्ड के पीछे क्या पड़ा हुआ है, दीवार के पीछे क्या है. ये तीन आपने टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है. फिजियोलॉजिकल जो डिस्चार्ज होगा वो ट्रांसल्यूसेंट टू वाइटिश होगा, हेजी सा, विच इज नॉट वेरी क्लियर. Pathological discharge will always cause significant distress and it will cause irritation to the patient. And its color vary from yellowish green to curdy white to pale yellow, grayish, इस तरह का होगा. Then physiological discharge is not associated with itching and it is not having any foul smell. कोई bad smell नहीं है, खारिश नहीं है. जबकि pathological discharge के साथ खारिश भी होती है और उसके साथ bad smell भी associate करती है. Then physiological discharge की amount vary करेगी different phases of menstrual cycle में. जैसे periods जब खत्म होते हैं तो follicular phase होता है जिसमें endometrial lining grow कर रही होती है. Then it comes secretory phase जिसके अंदर luteal phase आता है, ovulation होती है. At that time vaginal discharge की quantity बढ़ जाती है, ज्यादा lubricant कर देता है because ovulation का टाइम होता है, pregnancy के ठहरने का टाइम होता है. So naturally the cervical mucus, the vaginal discharge is going to favor for fertilization. It is going to favor for pregnancy. इसीलिए वो ऐसा environment create करता है जहां sperm की transport अच्छे से हो सके up till ampullary part of fallopian tube, ताकि वो प्रेगनेंसी को ठहरा सके. ओव्यूलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज की क्वांटिटी भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी ऐसी होती है जो होस्टाइल नहीं होती है. फिर उसके बाद जैसे ही सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज खत्म होती है, उसके साथ साथ डिस्चार्ज, नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है वो डिक्लाइन कर जाता है. फिर बिल्कुल ही पीरियड से पहले वेजाइनल ड्राइनेस हुई भी होती है. अक्सर पेशेंट डिस्पेरूनिया की कंप्लेंट करते हैं. फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज पूरे महीने के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट तरह की क्वालिटी रखता है, डिफरेंट क्वांटिटी रखता है. जबकि पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज डज नॉट वेरी इन डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये पूरे महीने में एक ही तरह की क्वांटिटी रखेगा, एक ही तरह की क्वालिटी रखेगा. इसी तरह फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज इज यूजुअली नॉट एडहेरेंट टू वेजाइनल वॉल्स. ये वेजाइनल वॉल्स के साथ नहीं चिपका हुआ होता, कुरच कुरच के नहीं निकालना पड़ता आपको, ना ही ट्राउजर्स के साथ चिपका हुआ होता है. इट कैन इजीली बी वॉश्ड अवे. जबकि पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज इज यूजुअली एडहेरेंट टू वेजाइनल वॉल्स और ये पुल अप भी कर जाता है फॉर्नेसेस ऑफ वेजाइना में.
सो ये कुछ थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सो दैट यू कुड सॉर्ट आउट विच काइंड ऑफ पेशेंट्स यू नीड टू ट्रीट. अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन. एक इन्फेक्टिव काइंड ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और दूसरा नॉन इन्फेक्टिव डिस्चार्ज होता है. इन्फेक्टिव वेजाइनल डिस्चार्ज की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, जैसे वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, एसटीआईज, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, या कोई जो लेस कॉमन हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जैसे माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, ई कोलाई, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सिफिलिस, ये सब कॉजेज वेजाइनल डिस्चार्ज करती हैं, यानी इन्फेक्टिव टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज करती हैं. जबकि अगर हम बात करें कुछ और कंडीशंस की, जैसे टेम्पॉन्स, जैसे फॉरेन बॉडी, कॉन्डम्स, जैसे केमिकल इरिटेंट्स, कोई क्रीम अप्लाई की है, परफ्यूम्स हैं, कोई आपने वेजाइनल डाउचिंग की है, बाथ है, कोई ऐसे स्प्रे इस्तेमाल किए हैं, तो ये सब चीजें एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगी या नॉन इन्फेक्टिव टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज कॉज करेंगी. इसी तरह कोई भी हमारा फिजिकल ट्रॉमा है, कोई ग्रैन्युलेशन टिश्यू बना हुआ है, एट्रोफिक चेंजेस आई हुई हैं जैसे पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में आती हैं, फिस्टुला है, कोई कैंसर है, कोई ऐसी लोकल पैथोलॉजी है, पॉलिप है, एक्ट्रोपियन है, ये सब वेजाइनल डिस्चार्ज, डिफरेंट तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज करेंगी, लेकिन ये नॉन इन्फेक्टिव की कैटेगरी में फॉल करती हैं. अब हम इसकी इटियोलॉजी को देख लेते हैं. डिफरेंट एज ग्रुप्स में वेजाइनल डिस्चार्ज डिफरेंट कॉजेस की वजह से होता है. फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट प्री मेनार्कल एज ग्रुप, यानी कि छोटी बच्चियां 6-7 साल 8 साल की उम्र में अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो इसकी नंबर 1 कॉज आती है पुअर हाइजीन. वॉशरूम यूज करने का आइडिया ठीक से नहीं होता, हाइजीन खराब होती है, कभी कभार माएं कोई स्प्रेज इस्तेमाल करा रही होती हैं, कोई वेजाइनल वॉश दे रही होती हैं, या बच्चियां खुद भी कोई टॉयलेट पेपर्स हैं उनको ठीक से यूज नहीं करती हैं. पब्लिक प्लेसेस ऐसे हैं, स्कूल्स हैं. छोटे बच्चियों में जो प्री मेनार्कल यानी मेनार्की से पहले का एज ग्रुप है, उसमें सबसे पहले नंबर 1 कॉज वेजाइनल डिस्चार्ज की पुअर हाइजीन है. और ये सिर्फ वेजिनाइटिस क्रिएट करेगा. वल्वाइटिस हो सकता है, वेजिनाइटिस हो सकता है. इसके बाद अगली चीज आती है केमिकल इरिटेंट्स. बहुत ज्यादा, जैसे मैंने अभी बताया कि स्प्रेज हैं या कोई भी ऐसी वेजाइनल डाउचिंग या सोप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ओवर कॉन्शियस होके कोई कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीजें ऐसी, बबल बाथ्स, लोशंस हैं. फिर उसके बाद आ रही है बारी वेजाइनल फॉरेन बॉडीज. वेजाइनल फॉरेन बॉडी के साथ 2 बातें एसोसिएट करती हैं. एक तो उसमें डर्टी फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, दूसरा उसमें पर वेजाइनल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होगी. यानी एग्जाम में जो आपको सिनेरियो मिलेगा उसमें आपको 6-7-8 साल की बच्ची का वो आपको सिनेरियो देंगे जिसमें सिम्टम्स होंगे वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल स्पॉटिंग, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, फीवर, पेन, इरिटेशन, सोरनेस. इसके साथ फॉरेन बॉडी का ताल्लुक होगा, क्योंकि पुअर हाइजीन या कंटेमिनेशन या सिंपली अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, वल्वल एरिथीमा हो जाएगा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ जाएगा, लेकिन उसमें यूजुअली ब्लीड नहीं करता. सो ब्लीड करने की थोड़ी डिफरेंट कॉजेज होती हैं. न्यूनेट्स, जो छोटे बच्चे, बिल्कुल न्यूनेट्स, न्यूली बॉर्न बच्चियां, वो जब ब्लीड करती हैं तो दिस इज मैटरनल रिस्पॉन्स टू ईस्ट्रोजन. फिर उसके बाद 2-3 साल 5 साल की बच्चियां अगर ब्लीड कर रही हैं तो इट कैन बी, ज्यादातर मैसेस इसके साथ एसोसिएट करते हैं, बोट्रॉइड सार्कोमा. फिर उसके बाद 6-7-8 साल की जब हम एज ग्रुप में आते हैं, ब्लीड करते हैं, तो इसमें 2 बातें आती हैं. या तो प्रिकोशियस प्यूबर्टी है, सेंट्रल प्रिकोशियस हो सकती है, मैक्यूनल ब्राइट सिंड्रोम हो सकता है, या फिर इसमें फॉरेन बॉडी आती है. फिर उसके बाद इसमें कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ई कोलाई. फिर इसके अलावा कुछ स्किन कंडीशंस हैं जैसे एक्जिमा, सोराइसिस. चाइल्ड बेयरिंग एज में, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होते हैं, इसमें इन्फेक्शन होने की सबसे बड़ी कॉज है एसटीआईज, क्योंकि इंटरकोर्स होता है तो असेंडिंग जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शंस कॉमनली यहाँ पे आते हैं. सो उसकी वजह से एसटीआईज बड़े कॉमन है, क्लेमिडिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस. फिर उसके बाद कोई केमिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं जो कि कॉमनली अक्सर फीमेल्स ने अपने पर्स में ही रखा होता है. कुछ लोकल लोशंस रखे हुए होते हैं, क्रीम्स हैं, कोई ऐसे स्प्रेज रखे हुए होते हैं जिनके यूज करने की वजह से, केमिकल इरिटेशन की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है. फिर जब हम बात करेंगे तीसरे एज ग्रुप की, दिस इज पोस्ट मेनार्कल एज ग्रुप, यानी कि हमारी पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स.
इनमें सबसे पहली कॉज होती है एट्रोफिक वेजिनाइटिस ड्यू टू ईस्ट्रोजन विथड्रॉल। ईस्ट्रोजन जब विथड्रॉ करता है, डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी, तो ऐसे में यूरोजेनिटल सिम्टम्स आ जाते हैं, ऐसे में स्किन के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। सो रेडनेस, इन्फेक्शन, एरिथीमा, वल्वल एरिथीमा, इरिटेशन, सोरनेस, पेन, इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ हमारी मेलिग्नेंसी वाली कंडीशंस हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, वल्वल विजाइनल कैंसर्स हो सकते हैं। इसी तरह सर्विसाइटिस है, वल्वोवेजिनाइटिस है, और कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, जैसे आईयूसीडी यूजर्स हैं, पॉलिप्स वगैरह हैं। सो ये आपको मैंने 3 एज ग्रुप्स बता दिए जिसमें हमने इन्फेक्शन की डिफरेंट कॉजेस को देख लिया। अब हम बात करते हैं नॉन एसटीआईज, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस, और उसके साथ हम देखेंगे ट्राइकोमोनियासिस को, क्योंकि एग्जाम में ये 3 सिनेरियोज बड़े कॉमनली आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस की। बैक्टीरियल वेजिनोसिस की काफी सारी कॉजेज हैं। Most of the times it is because of Gardnerella vaginalis. So Gardnerella vaginalis की वजह से होता है most of the times, but it can also be because of Mycoplasma hominis, because of Mobilingus species. नॉर्मली क्या करता है ये लैक्टोबैसिलाई, जो नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा है, लैक्टोबैसिलाई को रिप्लेस कर देता है। सो देयर विल बी रिडक्शन और डिक्रीज इन लैक्टोबैसिलाई। इसकी पीएच फॉल करती है 4.5 to 7 के बीच में। लेस एसिडिक पीएच होती है। आप लोगों ने पीएच पढ़ी होगी, 7 बीच वाला पॉइंट है जो न्यूट्रल है। 7 से नीचे नीचे एसिडिक पीएच होती है, 7 से ऊपर ऊपर एल्कलाइन पीएच होती है। 0, 1, 2, 3 के करीब करीब वाली जो पीएच है वो ज्यादा एसिडिक होती है। कैंडिडियासिस की पीएच ज्यादा एसिडिक है, हाईली एसिडिक है, इसीलिए उसकी लो पीएच होती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस की हाई पीएच है, इसकी मोर देन 4.5 है, होती तो एसिडिक है लेकिन लेस एसिडिक है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का इंसिडेंस प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा होता है, एंड इट कैन कॉज मिसकैरेजेस, प्री टर्म डिलीवरी, it can cause PPROM, preterm premature rupture of membranes, and also it can cause postpartum endometritis. ये 4 चीजें आपने इसके साथ याद रखनी है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का ताल्लुक ज्यादातर चाइल्ड बेरिंग एज के साथ होता है, और तकरीबन ये 50% ऑफ द केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। और अगर सिम्प्टोमेटिक हो भी तो इनमें लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और विजाइनल डिस्चार्ज होता है। ऑफेंसिव विजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, गंदा सा स्मेल वाला डिस्चार्ज होगा, वल्वोवेजिनाइटिस होगा, थिन वाइट होमोजीनस विजाइनल डिस्चार्ज होगा। खास तौर पे टिपिकली इसमें थिन होता है, बिल्कुल वाटरी सी कंसिस्टेंसी वाला, होमोजीनस होता है, और इसके अलावा ग्रेइश फ्रॉथी भी हो सकता है डिस्चार्ज, which is actually coating the vagina and vestibule. ये बेसिकली आपने पिक्चर याद रखनी है। इसमें तीनों तरह के इन्फेक्शंस यानी बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस का कंपैरिजन किया हुआ है। ये बेसिकली स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे सर्विक्स की अपीयरेंस को दिखाया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो ये एक्सटर्नल ऑस आपको नजर आ रही है, और ये बेसिकली सर्विक्स है। सर्विक्स जब आप देखेंगे स्पेक्यूलम पे तो नॉर्मल हेल्दी लुकिंग सर्विक्स आपको नजर आएगी। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है विफ टेस्ट। जब आप हाई वेजाइनल स्वैब के जरिए डिस्चार्ज को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फॉर्नेक्स, फ्रॉम द वेजाइनल कैनाल, तो उसको आप स्लाइड पे स्प्रेड कर देते हैं। उस वेजाइनल डिस्चार्ज पे आप 1-2 ड्रॉप्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के गिराते हैं। जैसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस पे गिराते हैं तो एकदम से फिश लाइक एमाइन ओडर निकलता है, एकदम से एक फिशी स्मेल आती है। So this is a characteristic feature of bacterial vaginosis. फिर there is another diagnostic test which is clue cells, appearance of clue cells. Clue cells होते हैं vaginal epithelium surrounded by microorganism. ज्यादातर यानी गार्डनरेला वेजिनालिस है। वेजाइनल एपिथेलियम कौन सी है हमारी? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। जब वेजाइनल एपिथेलियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ सराउंड करती है ना, तो ये क्लू सेल बना देता है, जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं। देन देयर इज एम्सल्स क्राइटेरिया फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस। क्या क्या बातें आती हैं एम्सल्स क्राइटेरिया में? यही 3-4 पॉइंट्स हैं। थिन वाइट होमोजीनस वेजाइनल डिस्चार्ज, देन देयर इज पॉजिटिव विफ टेस्ट, देन प्रेजेंस ऑफ क्लू सेल्स on microscopy and vaginal pH more than 4.5. अब हम बात करते हैं कैंडिडियासिस की। इसको आप वेजाइनल थ्रश भी कहते हैं।
vaginal thrush या fungal infection. It can be most of the times because of Candida albicans. Candidiasis के risk factors आपको अच्छे से आने चाहिए. The risk factors for candidiasis are women using oral contraceptive pills or IUCD users, patients with diabetes mellitus, those people who are excessively using antibiotics, or any patients on steroid therapy, immunosuppressive agents. Pregnancy itself is a risk factor for candidiasis. Then previous episode of vulvovaginal candidiasis, जिन लोगों में पहले की एपिसोड्स हुई भी होती हैं, उन लोगों में रिकरेंस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं. अब आप इस पिक्चर में देखें इसके डिस्चार्ज के क्या फीचर्स हैं. Candidiasis will present with curdy white vaginal discharge and it is sometimes associated with redness, erythema, vulval vaginal erythema नजर आएगा. Redness इसके अंदर होगी, थोड़ी थोड़ी inflammation होगी. So there is curdy white discharge and this discharge is always associated with itching, intense itching, burning, soreness. अब इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स में क्या क्या बातें आ रही हैं यहाँ पे आप देखें. एक तो आपको कर्ड लाइक थिक व्हाइट डिस्चार्ज नजर आएगा. बैक्टीरियल वेजिनोसिस का तो थिन था ना, थिन था, होमोजीनस था, वाटरी सा था और ग्रेइश फ्रॉथी भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे आपको थिक मिलेगा, दही की तरह फुटकियां बनी हुई थिक वेजाइनल डिस्चार्ज मिलेगा विच इज एडहेरेंट टू वेजाइनल वॉल्स. उसके अलावा वल्वल वेजाइनल एरिथीमा मिलेगा. एडिमेटस हो सकता है, एरिथेमेटस हो सकता है, फिशरिंग हो सकती है. फिर इसके अलावा इट हैज लो पीएच, लेस देन 4.5, यानी कि ये ज्यादा एसिडिक है. जब आप इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखें तो हम वेट स्मेयर प्रिपरेशन करते हैं. वेट माउंट हाई वेजाइनल स्वैब के जरिए वेट स्मेयर तैयार करते हैं. एंड व्हेन यू सी ऑन माइक्रोस्कोप क्लियरली हाइफी विजिबल होते हैं. बडिंग यीस्ट सेल्स, हाइफी, फंगल हाइफी, ये आपको मिलेंगे इसके अंदर. उसके बाद बारी आती है ट्राइकोमोनियासिस की. And this is sexually transmitted infection. The causative organism is Trichomonas vaginalis, जो कि flagellated protozoan है, which is found in vagina, urethra, paraurethral glands, और 5% अक्सर babies born to infected mother इसके साथ associated होते हैं. उसके अलावा 10 to 50% of the women asymptomatic होते हैं ट्राइकोमोनियासिस में यूजुअली, और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें सिम्टम्स होंगे येलोइश ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमिनल पेन, डिसयूरिया, ऑफेंसिव ओडर, बैड स्मेल होती है, वल्वल इचिंग भी होती है इसके साथ. ट्राइकोमोनियासिस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं. इट हैज येलोइश ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज which is associated with lower abdominal pain and sometimes fever. ट्राइकोमोनियासिस की सर्विक्स की अपीयरेंस कैसी होती है? ट्राइकोमोनियासिस में देयर इज स्ट्रॉबेरी सर्विक्स. ये डिफरेंट ना स्पॉट्स होते हैं, यानी देयर इज पेटिकियल हेमरेज. एक होते हैं पेटिकिया और एक होते हैं पंक्टेट हेमरेजेस. पेटिकियल हेमरेजेस जरा छोटे होते हैं, पंक्टेट हेमरेजेस जरा बड़े साइज के होते हैं. 2% ऑफ द केसेस में नेकेड आई से स्ट्रॉबेरी सर्विक्स नजर आएगी और इसके अलावा कॉल्पोस्कोपी पे भी नजर आ सकती है. एक होती है इन्फ्लेम्ड सर्विक्स, एडिमेटस, एरिथीमा जिसको आप कहते हैं. सो एरिथीमा तो आपको कैंडिडियासिस में भी मिलेगा, गोनोरिया में भी मिलेगा, क्लेमिडिया में भी एरिथीमा मिलेगा. सो ये आपने मिक्स नहीं करना है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स को. और प्रेगनेंसी के साथ इसकी क्या खास बातें एसोसिएटेड है? प्री टर्म डिलीवरी और लो बर्थ वेट इन्फेंट्स. ये दो बातें ट्राइकोमोनियासिस के साथ आपने याद रखनी है. डायग्नोसिस इसका यूजुअली 40 to 80% ऑफ द केसेस में हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना से जब हम वेट स्मेयर के लिए वेजाइनल डिस्चार्ज को हम कलेक्ट करते हैं तो उस सूरत में ही बन जाता है. लेकिन मोर देन 95% ऑफ द केसेस में कल्चर के जरिए डिस्चार्ज बनेगा, क्योंकि इसमें तो ऑर्गेनिज्म है ना प्रॉपरली, जो कि हमें नजर आ जाता है माइक्रोस्कोपी पे. यानी आपको क्या नजर आएगा? ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस. डार्क कलर का देखें, डार्क स्टेन में आपको नजर आ रहा है. इसके 4 फ्लैजिला होते हैं. ये भी एक एमसीक्यू है, सो ये याद रखें. इट इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन और इसके 4 फ्लैजिला हैं. और चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एसटीआई है, तो जाहिर है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए फैलेगा. 2 स्टेजेस है इसकी. इन्फेक्टिव स्टेज होती है, डायग्नोस्टिक होती है, बाइनरी फिशन के जरिए ये मल्टीप्लाई करते हैं. कहाँ कहाँ मिलेंगे? वेजाइना में और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स में, यूरेथ्रा में. यहां सबसे आप इसको कल्चर कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट. बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए हम मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं. 400 to 500 मिलीग्राम बीडी डोज ट्वाइस डेली फॉर 5 to 7 days. या मेट्रोनिडाजोल की सिंगल डोज भी दी जाती है, यानी कि 2 ग्राम
ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इसका क्या है? इंट्रावेजाइनल मेट्रोनिडाजोल जेल, जो कि आपने देनी है डेली फॉर 5 डेज, या इंट्रावेजाइनल क्लिंडामाइसिन क्रीम 2% वंस डेली फॉर 7 डेज। या एक और क्या ऑल्टरनेटिव अप्रोच है कि मेट्रोनिडाजोल की जेल दे दें, जो कि 0.75% आती है, जो कि आपने वंस डेली यानी रोजाना एक दफा देनी है फॉर 5 डेज, यानी मेट्रोनिडाजोल भी जेल फॉर्म में होता है। इसी तरह अगर आप ये सब कुछ नहीं दे रहे तो और क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव चीजें हैं? इंट्रावेजाइनल क्लिंडामाइसिन क्रीम, जो कि 2% होती है, वंस डेली आप देते हैं, 7 डेज के लिए दे रहे होते हैं, और तकरीबन क्योर रेट 70 to 80% केसेस में आता है, और इसकी रिकरेंस बहुत ज्यादा है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस वाहिद वो डिस्चार्ज है जो कि हाईली रिकरेंट है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक भी है ना मोस्ट ऑफ द टाइम, सो ये बड़ा ही सोसाइटी में आपको कॉमनली मिलेगा। और ज्यादा इसके क्योर रेट तब आपको मिलेंगे जब आप पार्टनर को भी डील कर दें, यानी अगर पेशेंट रिकरेंस के साथ आ रही हैं तो बेहतर है कि मेल पार्टनर्स शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड। और फॉलोअप यूजुअली ऐसे में नहीं रिक्वायर्ड होता, फॉलोअप सिर्फ उस केस में रिक्वायर्ड होता है कि जहां सिम्टम्स बहुत ज्यादा रिकर कर रहे होते हैं। कैनिडियासिस में हम क्या कर रहे होते हैं? कैनिडियासिस में 3 रिजीम्स हैं, एक अनमैरिड लोगों के लिए, एक मैरिड प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए, और एक होती है रेजिस्टेंट केसेस में। अनमैरिड लोगों को आपने ओरल प्रिपरेशन देनी है, जैसे कि ओरल मेडिकेशंस आती हैं, फ्लूकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल, 150 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है, स्टैट डोज देते हैं वंस ओरली। मैरिड प्रेग्नेंट पेशेंट्स में लोकल टॉपिकल प्रिपरेशन हम देते हैं, जैसे कि कैनिस्टिन क्रीम है, गाइनोस्पोरिन क्रीम है, ये हमने अप्लाई करने के लिए इंट्रावेजाइनल एप्लीकेशन के लिए देनी होती हैं, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह पेसिरीज भी आप एडवाइस कर सकते हैं, जैसे लुमेक्सिन टी ओव्यूल्स। अगर रेजिस्टेंट केसेस हैं तो फिर आप ओरल फ्लूकोनाजोल वीकली फॉर 4 to 6 वीक्स देते हैं। ट्राइकोमोनियासिस का क्या ट्रीटमेंट है? मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम TDS देते हैं फॉर 7 डेज के लिए, 400 to 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली भी दे सकते हैं फॉर 5 to 7 डेज के लिए। इसी तरह सिंगल डोज भी दे सकते हैं। ऑल्टरनेटिव रिजीम इसकी होती है टिनिडाजोल, सिंगल डोज थेरेपी 2 मिलीग्राम्स। याद रखें, मेट्रोनिडाजोल 2 ग्राम ओरली सिंगल डोज भी आप देते हैं, बट इट शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। या मेट्रोनिडाजोल 400 to 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फॉर 5 to 7 डेज भी दे सकते हैं। When patients present to you with vaginal discharge, lower abdominal pain and discomfort, तो आपने कैसे प्रोसीड करना है? आपने डिटेल्ड हिस्ट्री लेके वेजाइनल एग्जामिनेशन कर लिया, पर स्पेक्यूलम देख लिया, लोकल एग्जामिनेशन देख लिया, फिर उसके बाद आपने सॉर्ट आउट करना है अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर। पेशेंट की एज देखी आपने, उसके कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है वो देख लिए, फिर उसके बाद आपने कलर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज देखा, स्मेल देखा, इसके साथ इचिंग तो नहीं एसोसिएटेड, यानी कि प्रूराइटिस तो नहीं एसोसिएटेड। अगर प्रूराइटिस एसोसिएटेड है तो फिर 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये कैंडिडियासिस है या ये ट्राइकोमोनियासिस है। अगर प्रूराइटिस नहीं है तो स्ट्रेटली बैक्टीरियल वेजिनोसिस। फाउल स्मेलिंग है तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होगा, लेकिन फाउल स्मेल कभी कभी ट्राइकोमोनियासिस में भी आ जाती है। 2 तरह के डिस्चार्ज हैं जिनमें फ्रॉथ आती है, एक बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एक ट्राइकोमोनियासिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का ग्रेइश फ्रॉथी होता है, ट्राइकोमोनियासिस का येलोइश फ्रॉथी। अब एक कंपैरिजन वाली स्लाइड आपको दिखा देती हूँ। कलर तीनों का नजर आ रहा है, कंसिस्टेंसी देखें, फ्रॉथी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अमाउंट मैंने बता दिया, अबंडेंट है, वेरी करती है दोनों की। बैक्टीरियल वेजिनोसिस की बहुत अबंडेंट होती है क्योंकि थिन होमोजीनस सा होता है, ट्रांसल्यूसेंट सा। वेजाइनल इरिटेशन देखें किसके साथ है किसके साथ नहीं है। डिस्पेरूनिया ट्राइकोमोनियासिस के साथ होता है, STI है ना, कैनिडियासिस के साथ भी नहीं होता। वल्वल एरिथीमा, यस, कैनिडियासिस में भी मिलेगा, ट्राइको में भी मिलेगा। नीचे देखें, क्लू सेल्स बैक्टीरियल वेजिनोसिस में है, बाकियों में नहीं है। बबल्स इन द वेजाइनल फ्लूइड बैक्टीरियल वेजिनोसिस में भी हो सकते हैं, ट्राइको में भी हो सकते हैं, कैनिडियासिस में नहीं होंगे। मोटाइल प्रोटोजुआ सिर्फ ट्राइको में है। हाइफी, सूडो हाइफी, ये सारे कैनिडियासिस में मिलेंगे आपको। विफ टेस्ट बैक्टीरियल वेजिनोसिस में पॉजिटिव होगा और ट्राइको में मे और मे नॉट बी पॉजिटिव। ट्राइको में भी कभी कभार होता है। पीएच देख लें, बैक्टीरियल वेजिनोसिस की भी हाई पीएच है, मोर देन 4.5, ट्राइको की भी हाई पीएच है और कैनिडियासिस की लो पीएच है। This is all about infections, gynecological infections, जिनमें कि आज हमने non-STI पढ़ा।